नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का और प्रहार में बात करेंगे सूर्या हत्याकांड की, जिसको लेकर अब भी घमासान मचा हुआ है। हिंदू संगठनों ने आज खोड़ा में जुमे की नमाज का विरोध करने की बात कही है। हिंदू रक्षा दल ने सूर्या की हत्या के शोक में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही है। हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। आज होने वाली नमाज के लिए खोड़ा में 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस ने इस दौरान शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस और आरएएफ के जवानों ने मस्जिद के आसपास फ्लैग मार्च भी निकाला है। अब सूर्या हत्याकांड का जो चिंगारी है वो अभी ठंडी नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी यहां पर दो पक्ष आमने सामने हैं और अब नमाज के बदले हनुमान चालीसा वाली जो जिद है वो हिंदू संगठन कर रहे हैं। इस वक्त गाजियाबाद के खोड़ा में मौजूद हूँ और आज जुमे का दिन है। जुमे के मद्देनज़र आज सुरक्षा के यहाँ कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। जो सुरक्षाकर्मी है वो यहाँ फ्लैग मार्च करते हुए आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। और क्योंकि कई जो हिंदू संगठन हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि वो आज जुमे के दिन यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आरआरएफ के जवान हैं ये। इससे पहले हमने पुलिसकर्मियों को भी देखा कि वो यहाँ से गुजर कर गए और सुरक्षा का जायज़ा तमाम जो अधिकारी वो यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हिंदू संगठनों ने आज ऐलान कर रखा है कि वो जुमे की नमाज नहीं होने देंगे। कई सारी जो मस्जिदें हैं वो खोड़ा के अंदर है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि ये कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि किसी भी तरह की जो सुरक्षा है उसमें चूक ना हो, इसीलिए हम लगातार जो गश्त है वो भी आरआरएफ और पुलिसकर्मियों का देख रहे हैं। इसके अलावा फ्लैग मार्च भी यहाँ पर निकाला जा रहा है। सूर्या हत्याकांड के बाद से ही यहाँ लगातार सुरक्षा को चौकस रखा गया है और जुमे के मद्देनज़र जुमे की नमाज आज होगी दोपहर के समय, उसके मद्देनज़र और ज़्यादा चौकसी यहाँ पर बरती जा रही है। दरअसल बकरीद के दिन असद और उसके साथियों ने मिलकर सूर्या को कुर्बानी दिखाने की बात कहते हुए चाकू मारकर हत्या कर दी थी। सूर्या की मौत के 48 घंटे के भीतर पुलिस ने असद का एनकाउंटर कर दिया था। वहीं बाकी के 4 आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी है। हत्या के आरोपी असद के मकान पर 16 जून को बुलडोजर चलेगा। 1 जून को असद के मकान पर नोटिस लगाया गया था, जिसमें 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देना था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। प्रशासन अब मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने का काम भी करेगा। और शोएब रजा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं खोड़ा से, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। शोएब, सबसे पहले आज का माहौल दिखाइए। हिंदू संगठन जिस तरीके से अपनी नाराजगी जता रहे हैं और आज जुमे की नमाज भी है, कितनी बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं खोड़ा की जो नूरानी जामा मस्जिद है उसके सामने मौजूद हूँ और सामने आप देखेंगे कि पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसी तरह से खोड़ा के ख़ास तौर पर जो सूर्या का घर है उसके आसपास की जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने जो भी एरिया है, यहाँ पर इसी तरह से पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी आपको दिखाई देंगे। हिंदू संगठनों की तरफ से आज ये ऐलान किया गया है कि वो यहाँ आएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र सुरक्षा को और चौकस कर दिया गया है। जो मेन रास्ता है, हालांकि खोड़ा के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो हाईवे से खोड़ा की तरफ आता है इंदिरापुरम से, उस रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किसी को भी अंदर बगैर इजाज़त के ना आने दिया जाए। सामने जो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन नूरानी मस्जिद का जो माहौल है, क्योंकि 1 बजे यहाँ पर जुमे की नमाज होनी है और उससे पहले यहाँ की चौकसी बढ़ा दी गई है। हालांकि देखिए लोगों को यहाँ जो जिम्मेदार है मस्जिद के, वो अभी से, क्योंकि लोग आना शुरू हो गए नमाज के लिए, तो उनको सीधा मस्जिद में भेज रहे हैं कि आप सीधा मस्जिद में जाइए, बाहर खड़े मत हो। ये नूरानी जामा मस्जिद है। इसके अलावा भी कई और मस्जिद है आसपास, जहां पर कहीं 1:30 बजे तो कहीं 2 बजे जुमे की नमाज अदा की जाएगी और इसीलिए यहां पर बहुत ज़्यादा चौकसी बरती जा रही है। पुलिसकर्मी तमाम यहाँ पर चौकसी बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ खड़े, अच्छा नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ खड़े नहीं होने दे रहे, आप लोग कह रहे हैं कि भाई मस्जिद चले जाए। स्टाफ खड़ा नहीं होने देता, को भीड़ करेंगे, उससे फायदा कोई नहीं है। क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है? देखिए बात ये लोग नहीं करना चाह रहे, अगर बता सके कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से आप लोगों को दी गई है, भाई जुमा है, अपना एहतियात से? ऐसा कुछ नहीं है इमाम साहब। आप भैया, हर न्यूज़ अगर आ सकते हैं, चलिए।
अच्छा ठीक है, 1 बजे किस टाइम है नमाज? 1 बजे, ठीक है। तो देखिए पुलिस की तरफ से इन लोगों को भी निर्देश है कि आप अपनी जो नमाज है वो अदा करें। पुलिस भारी तादाद में यहाँ पर तैनात है। हिंदू संगठनों के जो लोग हैं उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बैरिकेड तक हो सकता है कि उनको वहां तक आने दिया जाए। एक बात समझाइए कि इस हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई की है, मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है, बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बुलडोजर चलाने की भी तैयारी इस वक्त खोड़ा में देखने को मिल रही है। फिर ये विरोध किस बात का है, नाराजगी किस बात की है, विवाद इतना क्यों बढ़ रहा है? देखिए ये संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं उनका भी इनकाउंटर किया जाए, घर बुलडोजर चलाया जाए। हालांकि हमने देखा कि जो घर है उस पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, उसको लेकर भी कई तरह की बातें। जो घर है उसके बारे में एक जानकारी ये है कि उसको कुछ महीने पहले बेच दिया गया था, वो किसी और के पास है। तो तमाम चीज़ें चल रही है और वो ये भी कह रहे हैं कि मस्जिदें इस इलाके में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की जो क्योंकि मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है, तो इन तमाम चीज़ों का विरोध वो लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन की ये कोशिश है कि किसी भी तरह की टकराव की स्थिति ना हो, कोई भी जो एक तरीके से हालात है वो कोई ख़राब ना करे। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र यहाँ पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। पुलिस के जो आलाधिकारी है, जो सुरक्षाकर्मी है, दूसरे वो यहाँ पर बिल्कुल खोड़ा का माहौल खराब ना हो। हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद पुलिस की चुनौती और भी बढ़ गई है और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती मस्जिदों के आसपास हम देख रहे हैं। शोएब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब प्रहार में बात करेंगे पटना में खानसर कोचिंग सेंटर पर हमले को लेकर मचे बवाल की। इस पूरे मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। यह वीडियो खानसर कोचिंग सेंटर के बाहर पोस्टर फाड़ने का है। तस्वीर जो आपको मैं दिखा रही हूं उसमें साफ दिख रहा है कि ज्ञान बिंदु सेंटर का बैनर हटाया जा रहा है। इसी के बाद पूरा बवाल शुरू हुआ, जिसके बाद खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर पर फायरिंग का आरोप लगाया था। लेकिन पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद कितना बड़ा हो गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फायरिंग तक नौबत आ गई। पहले खान सर ने आरोप लगाया कि उन पर बराबर वाले कोचिंग संचालक ने फायरिंग करने की कोशिश की है, लेकिन जब वीडियो आया तो खान सर के गार्ड ही फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे, जिससे इस पूरे मामले में एक नया एंगल भी जुड़ गया है। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, ये जो ताजा सीसीटीवी में दिखा रही हूं, यही सीसीटीवी है या यही वो तस्वीर है, यही वो वजह है जिसकी वजह से दो कोचिंग संचालक आमने सामने आ गए और मसला फायरिंग तक चला गया? जी हाँ, बिल्कुल। जो विवाद की शुरुआत कैसे हुई उसका सच अब सामने आ रहा है। ये पता चल रहा है कि आखिर झगड़े की वजह क्या थी। तो वजह अब ये सामने आ रही है कि जो लैंडलॉर्ड हैं और खान सर हैं, इनकी कुछ भूमिका अब सामने आ रही है। क्योंकि जो एक सीसीटीवी आया है उसमें ये दिख रहा है कि जो गार्ड है जिसकी पिटाई हुई थी वो ज्ञान बिंदु कोचिंग के पोस्टर को फाड़ता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से उसकी पिटाई की गई। तो झगड़े की वजह पोस्टर फाड़ना है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। दूसरी बात कि जिस गार्ड को खान सर ने अपना गार्ड बताया था वो खुद ये बता रहा है कि वो किसान कोल्ड स्टोरेज का गार्ड है, यानी जो मकान मालिक हैं, दोनों कोचिंग संस्थान के एक ही मकान मालिक हैं, किसान कोल्ड स्टोरेज, वो उनके गार्ड हैं। हमारे साथ एक शिक्षक हैं ज्ञान बिंदु कोचिंग के। ये बताइए कि जो सीसीटीवी जो नया सामने आया है उसमें दिख रहा है कि गार्ड जो है वो पोस्टर फाड़ रहा है, आप लोग के पोस्टर फाड़ रहा है, क्या यही वजह है झगड़े की? वही देखिए, आप उसमें साफ साफ दिखाई दे रही है, जो एक अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है एक सीसीटीवी फुटेज, उसमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि 19,800 समथिंग जो पोस्ट का जो बिहार पुलिस का भी रिजल्ट आया उसकी सम्मान समारोह का एक पोस्टर है जो एक व्यक्ति के द्वारा फाड़ा जा रहा है, जिसके ओरिजिनल वीडियो भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया गया है। दूसरी चीज़ है, शिक्षण संस्थान में सबसे मैं हर बार रिपीट करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि किसी का पोस्टर फाड़ दी। आप एक ही परिसर है, एक ही लैंडलॉर्ड हैं, एक ही परिसर में एक से अधिक संस्थान है क्योंकि बड़ी परिसर है, तो उसमें ये क्या है कि ये गार्ड किसका है? खान सर ने तो कहा कि हमारा गार्ड है, ये गार्ड किनका गार्ड है? देखिए, अभी जो न्यूज़ के तरफ से हम लोगों को पता चला, जिसमें आप लोगों ने भी एक मुझे क्लिप दिखाया, वो व्यक्तिगत वो न्यूज़ को बयान दे रहा है कि हम उस कैंपस के गार्ड हैं। तो ये तो अब डिसाइड करें वो दोनों, ये कैंपस का गार्ड है, कौन पेमेंट कर रहा है, कौन नहीं। मकान मालिक चाहते हैं कि आप लोग खाली कर दें? क्या आप लोग को नोटिस दिया था उन्होंने? नहीं, ऐसा अभी तक मैं तो यहाँ शिक्षक हूँ, बट अभी तक मैनेजमेंट की साइड से मुझे इस प्रकार का कोई नहीं पता चला है कि नोटिस दिया गया, जो कि सही तरीका तो खाली करवाने का ये है। देखिए, हमारा जितना उनके साथ अंडरटेकिंग पीरियड होगा हम उतना तक रहेंगे,
नोटिस जब दिया जाएगा लोग खाली करते हैं। देखिए काफ़ी संख्या में जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के बच्चे हैं वो यहाँ पर जमा हैं और कल इन्हीं छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था पटना में। आज भी ये तमाम छात्र यहाँ जमा हैं। ये बताइए कि जो अभी जो मामला सामने आ रहा है, पहले जो बातें आई अब उसमें कुछ नई बातें सामने आ गई हैं, तो आप लोग को क्या लग रहा है कि ये क्या वजह क्या है, क्यों हुआ झगड़ा? झगड़ा का वजह मेन रूप से कि सर की कोचिंग में रिजल्ट बहुत ज़्यादा आ रही है और सर की रिजल्ट की वजह सिर्फ ये नहीं, मतलब वो पढ़ाने के साथ साथ सारे स्टूडेंटों को मेहनत करना भी सिखाते हैं। वो पहले तो ये कहा गया कि बहुत सस्ता हम पढ़ाते हैं इसलिए कुछ लोग नाराज हैं, तो क्या सस्ता वाली बात क्या है? आप लोग के कोचिंग में जो फीस ली जाती है वो क्या खान सर से महंगी है, कम है, कैसी है? सस्ती है, बहुत ज़्यादा ही। उनके कंपेयर में हमारे ट्यूशन का फ़ी बहुत ज़्यादा ही कम है और उनके कंपेयर में हमारा ट्यूशन कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। वहाँ से ज़्यादा ही माहौल सही है यहाँ का। और बात रही हमारे सर की, तो हमारे सर बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। उन पे गलत इल्जाम लगाया गया है, खान सर खुद करवाए हैं ऐसा। अब देखिए, दो कोचिंग सेंटर के बच्चे भी आमने सामने हैं, टीचर्स भी आमने सामने हैं, विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है और खान सर की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। नीतीश पर लौटूंगी आपके पास। इस बीच जरा जिस गार्ड की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो क्या कह रहा है ये सुनवा देते हैं। खान सर कोचिंग सेंटर के गार्ड का भी बयान सामने आया। गार्ड साफ साफ कह रहा है कि उसने ये नहीं देखा कि किसने फायरिंग की। गार्ड का कहना है कि लग रहा है कि साइड से फायरिंग हुई, लेकिन उसने फायरिंग होते नहीं देखा क्योंकि वो बेहोश हो गया था। 5 लोग आए थे, उनके पास कोई हथियार था क्या? उन लोगों ने गोली? हाँ सर, हथियार सबके पास था, सब अपने अपने कमर में हथियार लेके चुके थे और लगभग लगता है फायरिंग भी साइड से हुआ था, तो आवाज़ आया, उसके बाद तो हम बेहोश ही हो गए थे। कौन फायरिंग किया ये तो नहीं देख पाए, क्योंकि हम तो खुद वहाँ पर बुला गए थे, इतना सारा मार खाने के बाद। हम तो उन लोगों के सबके पास हथियार थे। हाँ, जो लोग आपके साथ मारपीट की थी उनके पास भी हथियार थे? हाँ, तो उनका आदमी थे, जैसे विकास हो गया इसके, तो देखे वहाँ पे सटा भीड़ में तो कमर पकड़े थे ताकि छोड़ दे, तो वहाँ पे पिस्टल पकड़ा गया। खान सर कोचिंग सेंटर के गार्ड का कहना है कि उसने फायरिंग नहीं देखी, लेकिन खान सर ने 2 जून को साफ साफ कहा कि 8 से 10 राउंड फायरिंग उनके सामने हुई। हालांकि अगले दिन खान सर अपने बयान से पलट गए। सुनिए खान सर के दोनों बयान। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है, यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो वो हंगामा होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन उस बच्चे को बचाने के लिए जो गार्ड था रात की ड्यूटी में, और चूंकि 10 बज गया था उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है। कोचिंग सेंटर पर हुई फायरिंग के मामले में अब खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। नया सीसीटीवी सामने आने के बाद इस मामले में एक नया और बड़ा ट्विस्ट आ गया है। पुलिस ने खान सर के कोचिंग सेंटर के 2 सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है, जबकि कोचिंग सेंटर के अंदर खान सर से पूछताछ हुई है। दरअसल इस मामले में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें खान सर के बॉडीगार्ड्स फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, जबकि इसके पहले खान सर ने दावा किया था कि पास के ही कोचिंग सेंटर के मालिक ने फायरिंग करवाई है। खान सर का इशारा ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के रोशन आनंद सर की तरफ था। इसके बाद पुलिस ने जांच की और रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। अब नया सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने नई एफआईआर दर्ज की है। दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्र काफी गुस्से में हैं। छात्रों ने कल पटना में मार्च निकाला। उनका कहना है कि रोशन आनंद सर को इस मामले में फंसाया गया है और उन्हें तुरंत छोड़ा जाए। बिल्कुल नहीं, वो गलत है। वो खुद उनके ही कोई स्टाफ फायरिंग किए हैं। हमारे सर का उसमें कोई लेना देना नहीं, कोई हाथ नहीं है। जिसमें वो फायर किया गया है रोशन सर का, इसमें कोई हाथ नहीं है। वो खान सर का ही फायर लोगों ने किया है। उनका जो स्टाफ है उनका खुद उनका स्टाफ ही फायर किया है। बैनर को मतलब बैनर के लेके एक तरह का हुआ, मतलब बैनर क्या रोशन सर के जो बैनर था उनको मतलब तोप दिया गया था। इसके लिए मतलब विवाद हो गया था। उसके मतलब दो गार्ड में आपसी विवाद है। इनके बीच में कोई रोशन सर नहीं जान रहे थे, मतलब विवाद हुआ था। इसी के लेकर मतलब विवाद हो रहा है। बात को लेकर विवाद हुआ। देखिए 2 गार्ड में पोस्टर के लिए बिहार पुलिस का जो पोस्टर था उसके बीच में दो गार्ड के बीच में आपसी विवाद हुआ था। कौन से 2 गार्ड? एक खान सर के और रोशन सर के बीच में हुआ होगा, लेकिन इसमें बोल रहा है गोली फायरिंग ये वो दिस डेट वो सब नहीं हुआ है। सिर्फ आपसी विवाद हुआ था दोनों गार्ड के बीच में। वीडियो में साफ दिख रहा है कि खान सर गोली चलाया है। वो मास्टर के लायक है?
वो मास्टर के लायक है खान सर? 20 लोग तो मास्टर चलता है, वो मास्टर है, जिहादी है, वो जिहादी। अब ये मामला दो कोचिंग सेंटर के बीच वर्चस्व की जंग का दिख रहा है। एक तरफ खान सर की कोचिंग ग्लोबल स्टडीज है तो दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग। दोनों कोचिंग खुद के रिजल्ट और कम फीस की वजह से ज्यादा स्टूडेंट को कोचिंग में लेना चाहते हैं। और 2 जून को यह विवाद तब बढ़ा जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड के ऊपर खान सर की कोचिंग का पोस्टर लगा दिया गया। पोस्टर में खान सर की कोचिंग की तरफ से बिहार पुलिस में 12,000 चयनित छात्रों के सम्मान समारोह की बात लिखी गई थी और इसी पोस्टर को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद और तनाव शुरू हो गया। फिर रात में मारपीट और तोड़फोड़ हुई और दोनों पक्षों ने तोड़फोड़ का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रोशन आनंद ने साजिश के तहत अपनी गिरफ्तारी का आरोप लगाया था। पुलिस में जो बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश से हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होगी। और अब बात तमिलनाडु की, जहां बीजेपी को आज एक बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। अभी अन्नामलाई ने नए पॉलिटिकल मूवमेंट का ऐलान किया है। अन्नामलाई ने कहा है कि वो नए सफर पर निकल रहे हैं, सबके साथ की जरूरत है। तो अन्नामलाई की शीर्ष नेतृत्व के साथ 2 बार मुलाकात भी हुई थी और ऐसा माना जा रहा था कि सम्मानजनक एग्जिट अन्नामलाई चाहते हैं। और अब अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया और इसके साथ ही साथ अपने नए सफर का ऐलान भी अन्नामलाई की तरफ से कर दिया गया है। दरअसल विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से अन्नामलाई को साइडलाइन किया गया, जिस तरीके से उनकी अनदेखी हुई, उसको देखते हुए अन्नामलाई की नाराजगी की बातें सामने आ रही थी और अब उन्होंने अपनी राहें बीजेपी से अलग कर ली हैं। टी राघवन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राघवन, सबसे पहले बताइए अन्नामलाई को लेकर क्या हलचल है, किस बात का ऐलान अन्नामलाई ने बीजेपी से अलग होने के बाद आज किया है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है प्राची की WeTheLeader.org इस नाम से उन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करने का ऐलान किया है। उनका यह कहना है कि वो जमीन से, मतलब काउंसलर, पंचायत सदस्य से लेकर चीफ मिनिस्टर तक एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स को जो है उसकी राह में वो काम करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने आह्वान किया है कि जितने भी लोग लाइक माइंडेड हैं, हालांकि वी द लीडर्स नाम का एक एनजीओ वो पहले से ही चलाते हैं, उसमें भी हजारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक नई शुरुआत करने की बात कहते हुए वो ये कह रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन से सब लोग जुड़े। और उन्होंने ये कहा है कि वो कोयम्बटूर में एपीजे अब्दुल कलाम एथिक्स इन पॉलिटिक्स नाम की एक संस्था जो है वो जरूर जल्दी शुरू करने वाले हैं और जितने भी सदस्य उनके साथ जुड़ेंगे वहां पर उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी कि पॉलिटिकल एथिक्स क्या होते हैं। और उसके बाद जब ये कालांतर में उन्होंने ये कहा कि जब ये पॉलिटिकल संगठन यानी एक राजनीतिक दल का स्वरूप ले लेगा तो सबसे पहला जो रेजोल्यूशन होगा वो होगा कि इसमें टर्म जो है किसी की भी निश्चित नहीं होगी, इंक्लूडिंग अन्नामलाई। उनका यह कहना है कि हर एक व्यक्ति जो उनकी पार्टी से पंचायत सदस्य से लेकर चीफ मिनिस्टर तक बनेगा, सबका एक नियमित अवधि होगी ताकि वंशवाद या फिर परिवारवाद की पॉलिटिक्स को शुरू से ही अंकुश लगाया जा सके। एक और बड़ी बात प्राची उन्होंने ये कही कि जब 25 अगस्त 2020 को जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, उससे पहले 24 अगस्त को सुपरस्टार रजनीकांत ने उन्हें फोन किया था और उन्हें कहा था कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। आपको याद होगा उस वक्त वो भी एक राजनीतिक संगठन लाने की तैयारी में थे, हालांकि वो बाद में मेटेरियलाइज नहीं हो पाया। लेकिन अन्नामलाई का यह कहना है कि मैंने बीएल संतोष को वादा कर दिया था, इसीलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की और अब रजनीकांत के आशीर्वाद से इस नए पॉलिटिकल मूवमेंट को वो शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल राघवन, एक बात समझाइए, तमिलनाडु में जहां बीजेपी धीमे धीमे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, अन्नामलाई जब बीजेपी के साथ आए थे तो ऐसा लगा था कि एक बड़ा मूवमेंट अन्नामलाई खड़ा कर रहे हैं, बड़ी पॉपुलैरिटी अन्नामलाई की थी, उनकी सभाओं में हमने बड़ी बड़ी भीड़ देखी थी। फिर अचानक एकाएक अन्नामलाई से बीजेपी की दूरी, और अब जब वो बीजेपी से ऑफिशियली दूर हो गए हैं, ऑफिशियली अगर एग्जिट उन्होंने ले लिया है, तो कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है?
जी देखिए, इसमें 2-3 बड़ी बातें हैं प्राची, अगर हम इसको समझें तो पहली बात यह है कि अन्नामलाई शुरू से ये चाहते थे कि वो अकेले दम पर, यानी बीजेपी को अकेले तमिलनाडु में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। और आप देखिए, जब जब भी एआईडीएमके के साथ बीजेपी नहीं रही, तब तब बीजेपी ने वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस किया और अन्नामलाई को उसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए। 2024 के चुनाव में जब गठबंधन नहीं था एआईडीएमके के साथ, तब अपने बूते पर कुछ छोटे दलों के साथ 19% तक एनडीए का वोट शेयर वहां पर आया था, जिसमें 11% सिर्फ बीजेपी का अपना अकेला वोट शेयर था। उस पर वो बिल्डअप करना चाहते थे, उस पर वो चाहते थे कि आगे अकेले बीजेपी लड़ाई लड़े ताकि वो एक नई एक ऑपोजिशन के तौर पर फिलहाल तैयार हो जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। 2026 के चुनाव में पहली शर्त जब बीजेपी ने इस बात को डिसाइड कर लिया कि वो एआईडीएमके के साथ जाएगी, तो एडप्पाडी पलनीस्वामी जो महासचिव है, उन्होंने पहली शर्त रखी कि अन्नामलाई को आपको पार्टी से बाहर करना होगा। अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया और 2 दिन बाद हमने देखा कि वहां पर एआईडीएमके का बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया। उससे बहुत आहत अन्नामलाई हुए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुए, पॉलिटिकल घटनाक्रम, हमने बहुत वोकली उनको ये देखा कि उन्होंने ये कहा था कि वो विधानसभा चुनाव के दौरान जो है प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे, फिर उन्हें मनाया गया। नाराजगी की वजह तो लगातार सामने आ रही थी, विधानसभा चुनावों में उनकी अनदेखी साफ तौर पर देखी जा रही थी और ऐसे में अन्नामलाई ने अपनी राहें अलग कर ली हैं। देखना यह होगा कि वो कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर पाते हैं। शुक्रिया आपका राघवन तमाम जानकारी के लिए। अब अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से आ रही है, जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग में शोरूम में रखे हुए सभी वाहन जलकर खाक हो गए। इलेक्ट्रॉनिक वाहन शोरूम की ऊपरी मंजिल पर रहने वालों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पड़ोसियों ने छत से सीढ़ियां जोड़कर रास्ता बनाया और रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया गया। आग लगने की शुरुआती जांच जो हुई है या शुरुआती वजह जो सामने आई है, उसमें शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर बने इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम में लगी थी और देखते ही देखते पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया और जो लोग ऊपर थे उनको रस्सियों के सहारे, सीढ़ियों के सहारे सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अभी दिल्ली के मालवीय नगर से भीषण अग्निकांड की तस्वीर पूरे देश ने देखी है, जिसने सबको झकझोर दिया और वहां पर भी लोगों को जिस तरीके से आपसी सहयोग के जरिए निकाला गया था, वैसी ही तस्वीर इंदौर से देखने को मिल रही है। आप देखिए कैसे परिवारों को जो पड़ोसी हैं वो निकाल रहे हैं और कितना जोखिम भरा ये काम भी है। खिड़की के ऊपर एक परिवार खड़ा हुआ नजर आ रहा है और सीढ़ियां लगा दी गई हैं, सीढ़ी लगाई गई है ताकि ये लोग इस सीढ़ी पर चढ़कर दूसरी जगह पर आ सकें। तो इस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जान को खतरा भी होता है। लेकिन नीचे आग लगी है, आग ने इस बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया है, धुआं इस बिल्डिंग में भर सकता है। तो ऐसे में लोग छत पर आए और छत पर आने के बाद अब दूसरी बिल्डिंग पर जाने की कोशिश इन लोगों ने की और जो आसपास के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, आम लोग हैं, उन्होंने इन लोगों की मदद की, जिसकी वजह से जान माल का जो खतरा है वो नहीं हो पाया। दरअसल नीचे वाले फ्लोर पर आग लगी, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी, लेकिन ऊपर अपार्टमेंट्स बने हुए थे और उन अपार्टमेंट्स में रहने वाले जो लोग थे, जब उनकी जान पर बनाई तो उन्होंने कैसे अपनी जान बचाई है या आम लोगों ने कैसे उनकी जिंदगी बचाई है। एक बार फिर आज इंदौर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। हमने मालवीय नगर से 2 दिन पहले ऐसी ही तस्वीरें देखी थी, जब होटल के अंदर चीख पुकार मच गई थी और आसपास के लोगों ने रेस्क्यू किया था, खिड़कियों से कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई थी। कुछ ऐसी ही भयावह तस्वीर इंदौर से भी देखने को मिली, जहां इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम में आ गई। अब शुरुआती जो जांच है या जो शुरुआती वजह है वो शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। आग इतनी भीषण थी कि जो शोरूम में इलेक्ट्रिक वाहन रखे गए थे वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। जब ये आग फैलने लगी तो अपार्टमेंट पे रहने वाले लोगों की जान पर बनाई और इन लोगों ने फिर कैसे अपनी जान बचाई है, इनका कैसे रेस्क्यू किया गया है, वो तस्वीर भी आपके सामने है। जो अगल बगल बने हुए अपार्टमेंट्स हैं, जो अगल बगल बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, वहां से सीढ़ियां लगाई गई, रस्सियां फेंकी गई और इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुराग, रेस्क्यू की तस्वीर मैं देख रही हूं कि आसपास के लोग अगर नहीं होते तो शायद इन लोगों की जिंदगी पर बन आती। क्या जानकारी मिल रही है पहले इस अग्निकांड से जुड़ी हुई, ये बताइए। देखिए, कल सुबह या आज सुबह 7 बजे की घटना है और आग लगने के बाद जिस तरीके की मदद पड़ोसियों ने की है, दिल्ली में जो नज़ारा हमने सामाजिक सद्भावना का देखा था उसी प्रकार इंदौर में भी देखा गया है। दरअसल 7 बजे 7:45 तक की करीबन ये घटना है। लासूड़िया जो इलाका है इंदौर का, उसके नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का शोरूम था ग्राउंड फ्लोर पर। उसके ऊपर तकरीबन 6 फ्लैट बने हुए थे जिसमें 20 लोग परिवार समेत रहते हैं। इस दौरान बताया जा रहा है कि जो ई रिक्शा था उसकी चार्जिंग चल रही थी, चार्जिंग सॉकेट में जो प्रारंभिक बातें निकल
कर आ रही हैं। जो किराएदार हैं और जो रेसिडेंट हैं वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो चार्ज हो रहा था उसके चार्जिंग पॉइंट में आग लगी और धीरे धीरे वो इतनी तेज भपकी कि अगले 15-20 मिनट के अंदर ऊपरी इमारत बिल्कुल वो तो बिल्डिंग जलती हुई हम देख ही रहे हैं कि कैसे एक आग की चिंगारी ने पूरी बिल्डिंग को जलाकर खाक कर दिया और जब लोगों ने बचाया उसकी तस्वीर भी हम देख रहे हैं। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।